Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। MCQ है अपना Barrett's esophagus result in which type of carcinoma। जो Barrett's esophagus होता है वो किस टाइप का कार्सिनोमा का एक टाइप है? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा, एडिनोस्क्वेमस या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा। Barrett's esophagus एक कंडीशन होती है जो किस प्रकार के कार्सिनोमा का एक टाइप है? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल एडिनोस्क्वेमस या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए, जो बेरेट इसोफेगस होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये एक प्रकार की क्या है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है। ठीक है, इसोफेजियल कैंसर का प्री मैलिग्नेंट ये एक प्रकार का सिचुएशन होता है। इसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं? बेरेट्स इसोफेगस। तो ये कौन से टाइप का कार्सिनोमा का एक एग्जाम्पल है? ये होता है अपना एडिनो कार्सिनोमा। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर करेक्ट? एडिनो कार्सिनोमा, मतलब बेरेट्स इसोफेगस रिजल्ट इन एडिनो कार्सिनोमा टाइप ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, अब ये होता क्यों है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, क्यों होता है ये? अब यहाँ पे क्या होता है, इसोफेगस की जो लोअर एंड रहता है वहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? मेटाप्लेसिया। अबे मेटाप्लेसिया क्यों देखने को मिलता है ये भी देख लीजिए। क्या होता है कि GERD कंडीशन होती है जिसके अंदर एसिड रिफ्लेक्सेस आते रहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आप कह सकते हो क्रोनिक एसिड एक्सपोजर। अब इस क्रोनिक एसिड एक्सपोजर की वजह से क्या होगा? इससे क्या होगा? रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। ठीक है, कंटिन्यूसली बार बार में इसोफेगस में इन्फेक्शन होगा। GERD की वजह से गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से क्या हो रहा है? क्रोनिक एसिड का एक्सपोजर होगा लोअर लाइनिंग पे। ठीक है, ये अपना स्टमक यहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है और यहाँ की जो लोअर लाइनिंग है यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली GERD की वजह से क्या हो रहा है? एसिड रिफ्लेक्स यहाँ पे आ रहा है और इसोफेजाइटिस हो रहा है पेशेंट में। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेल का मेटाप्लेसिया हो रहा है ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन। एसिड की वजह से सेल डैमेज होगी, वापस बनेगी, डैमेज होगी, वापस बनेगी, और इससे क्या हो जाएगा? मेटाप्लेसिया भी यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रोनिकली इरिटेशन की वजह से। तो किस तरह का मेटाप्लेसिया यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो कार्सिनोमा का ये टाइप क्या हो जाएगा? एडिनो कार्सिनोमा। यहाँ पे क्या रहती है हमारे? नॉर्मल स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड सेल रहती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पे कौन सी सेल अफेक्ट होती है? नॉर्मल स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब देखिए, बेरेट्स इसोफेगस के रिस्क फैक्टर में क्या क्या आएगा आपने? तो देखिए, एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी बुलीमिया नर्वोसा। ठीक है, जिसके अंदर वो वोमिट करता रहता है पेशेंट, तो उससे भी एसिड रिफ्लेक्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्मोकिंग और हाइटल हर्निया। तो ये सब क्या है? रीजंस होते हैं अपने बेरेट्स इसोफेगस होने की कंडीशन के। साइन एंड सिम्टम तो सारे के सारे वही आएंगे जो GERD के साइन सिम्टम होते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि बेरेट्स इसोफेगस के लिए कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा अपना? H पाइलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है वो क्या यहाँ पे क्या रहता है? एसिड का सिक्रेशंस बढ़ा देता है जिससे पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है। तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि अगर एसिड रिफ्लेक्स बढ़ेगा तभी तो वो रीगेजिटेट होगा बार बार। और उसको क्या देखने को मिलेगा बेरेट्स इसोफेगस में? हिमेटेमेसिस देखने को मिलेगा, पेन ड्यूरिंग ईटिंग,
जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो खाना कम खाएगा और उसको क्या होगा, वेट लॉस। तो वेट लॉस देखने को मिलेगा बैरेट्स इसोफेगस वाले पेशेंट्स के अंदर। अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर, डायग्नोसिस से भी एमसीक्यू बनता है अपना। क्या एमसीक्यू डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन, इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। क्या करेंगे अपन, इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी करेंगे हम, ठीक है, जिसके अंदर एक फाइबर ऑप्टिक कैमरा होता है, जिसकी वजह से अपन माउथ के थ्रू अपन इसको इंसर्ट करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, और इससे अपन बायोप्सी भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अपन इसका प्रिवेंशन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेडिकेशन में क्या देंगे, पीपीआई क्या होती है, प्रोलॉन्ग अपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अपन यहाँ पे देंगे। कौन सी ड्रग, ओमपेराजोल, जो कि एसिड के रिफ्लेक्स को यहाँ पे कम करेगी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा करेक्ट क्यों नहीं हुआ। ये यहाँ पे करेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहाँ पे अफेक्ट करता है, अफेक्ट अपर 2/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस। और अपना राइट क्या था, एडिनोकार्सिनोमा। अब ये ध्यान में रखना कि एडिनोकार्सिनोमा कहाँ अफेक्ट करता है इसोफेगस को, अफेक्ट लोअर 1/3 पार्ट। तो बैरेट्स इसोफेगस भी कहाँ होता है, लोअर 1/3 पार्ट में, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि लोअर 1/3 पार्ट में ही तो जीआरडी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं से अगर एसिड रिफ्लेक्स निकलेंगे तो सबसे पहले किसको हिट करेंगे, लोअर पार्ट को, इसोफेगस को। तो यहाँ पे होने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, बैरेट्स इसोफेगस, और बैरेट्स इसोफेगस आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनो कार्सिनोमा के अंदर। ओके, तो अपना एमसीक्यू का आंसर क्या रहा है, इस एमसीक्यू का एडिनो कार्सिनोमा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। स्क्वैमस सेल, बाकी एडिनो स्क्वैमस वगैरह, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, इन पे ध्यान में पता होना चाहिए, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। आई थिंक आपके आराम से समझ में आ गया होगा बैरेट इसोफेगस क्या होता है और एडिनो कार्सिनोमा ही यहाँ पे क्यों होता है, स्क्वैमस सेल क्यों नहीं होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिव। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव कब होते हैं, विथ मील्स, along with S2 blockers, हाफ फॉर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, या फिर आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्टिंग। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना है आपको, सपोज आपको अभी बैरेट्स इसोफेगस के अंदर ही अगर आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है तो कब देना चाहिए। क्या रहेगा आंसर, तो देखिए जब कभी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लेना होता है तो वो मोस्ट इफेक्टिव कब रहता है, हाफ आवर बिफोर ब्रेकफास्ट। क्या रहेगा, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले हमें लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जब हम पीपीआई को इंजेस्टेड करते हैं, लेते हैं, तो उससे क्या होगा, ये अब्जॉर्ब होता है किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन से अब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, कैनालिकुले ऑफ पेराइटल सेल। अब जब हम खाना खाएंगे तो क्या रिलीज होगा, एसिड रिलीज होगा। एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इस कैनालिकुले के अंदर क्या आके जमा हो गया है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग के यहाँ पे मीडियम यहाँ पे आके जमा हो गया पहले से ही। तो वो क्या करेगा, एसिड के सिक्रेशंस को यहाँ पे क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे कि आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। मतलब ये एसिड को सिक्रेशन होना कम कर देगा, जिससे ये कंडीशन जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इतनी सारी प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है।
तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हाफ आवर बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं कि इतने में इसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी हो जाए, कैनालिकुलम में आके भी ये स्टोर हो जाए, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। फिर यहाँ पे क्या है, इसको हम प्रोड्रग भी बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर को प्रो प्रोड्रग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करती है कि जो एक्शन हो रहा है, एक्शन से पहले ये क्या करती है, वहां जाके जमा हो जाती है, फिर वो उसके एक्शन को कम कर देती है, ठीक है। प्रोड्रग का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में प्रोड्रग हम किसको कहेंगे, देखो, प्रोड्रग का मतलब होता है मेडिकेशन that turn into an active form once they enter into the body। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रग। मतलब जब हमने पीपीआई लिया, लेने के बाद में इसका क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद में कैनालिकुलम में आके जमा हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे जब एसिड बनेगा, एसिड निकलेगा, तब ये क्या करेगी, एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद में ये क्या करती है, एक्शन करती है, और एसिड के जो सिक्रेशन है उसको भी ये कम करेगी, ठीक है, पैराइटल सेल से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसको प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, क्या 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 होती है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। एग्जाम्पल क्या है प्रोटॉन पंप्स इनिबिटर के, ये भी एमसीक्यू पूछा रहा था एग्जाम के अंदर, तो ध्यान में रखना। एस्मोपेराजोल, ओमपेराजोल, पेंटोपेराजोल। मतलब जिसके पीछे एजोल लग रहा है वो समझ जाना कि आपके किसके बारे में पूछा गया है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये क्यों देते हैं, किसके लिए देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए कंडीशन देखने को मिलती है कौन कौन सी, पेप्टिक अल्सर, ये उन सारी डिजीज कंडीशन में हम देंगे जहाँ पे एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। फर्स्ट हो गया पेप्टिक अल्सर, सेकेंड हो गया कौन सी, जीआरडी। इसके बाद में आप क्या होगा, जोलिंगर, एलिसन सिंड्रोम, और एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अपना आंसर क्या रहेगा, हाफ आवर बिफोर द ब्रेकफास्ट करेक्ट आंसर है। क्यों है मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी, ठीक है, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी की अगर ओवरडोज हो जाए तो वहां पे एंटीडोट हम क्या देंगे, ठीक है, सिंपल सा एमसीक्यू है। फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी के अंदर ओवरडोज हो रही है तो उसका एंटीडोट के बारे में पूछा है आपसे, हेपेरिन, एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोटिक एसिड, प्रोटामाइन या फिर वारफेरिन। तो देखिए फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी होता क्या है, तो फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी क्या है कि क्लोट बन जाए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर क्लोट बन जाता है तो उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करने के लिए एक थेरेपी चली जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइटिक। लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, डिजोल्व डेंजरस इंट्रावॉस्कुलर क्लोट्स टू प्रिवेंट इस्चेमिया डैमेज बाय इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड फ्लो। तो क्या लिखाया गया है कि ये क्या करता है, डिजोल्व करता है किसको, इंट्रावेस्कुलर क्लोट्स को। ऐसी ड्रग थेरेपी जो क्या करती है, डिजोल्व करती है किसको, इंट्रावेस्कुलर क्लोट्स को। अब क्लोट्स के डिजोल्व होने से क्या प्रिवेंट हो जाएगा, इस्चेमिया प्रिवेंट हो जाएगा, लोकलाइज्ड यहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, जिससे कि इम्प्रूव होगा क्या, ब्लड फ्लो। तो देखो फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी हम किस में देते हैं, अगर यहाँ पे क्या हो गया, एमआई का कंडीशन आ गई, वहाँ पे कोई वेसल्स वगैरह ब्लॉक हो गई क्लोट की वजह से, तो अपन वहाँ पे फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो ऐसे केसेस में हमें क्या डोज रखते हैं, तो फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, सबसे पहले वो ध्यान में रखते हैं। एक ड्रग आपने पढ़ी होगी एसके, क्या मतलब होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करते हैं अपन, ट्रीटमेंट में देते हैं अपन, किसके, एमआई के ट्रीटमेंट में भी देते हैं, ठीक है। तो इसकी डोज क्या रहती है,
इसकी डोज रहती है 1.5 मिलियन यूनिट आवर 30 to 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है, 30 to 60 मिनट अर्लीस्ट। यहाँ पे क्या दे दो आप, स्टेप्टोकाइनेस दे दो। इसके बाद में क्या दे दो, एटीप्लेज। एटीप्लेज को आप टीपीए भी कहते हो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो इसको हम क्या देते हैं, इनिशियली बता रहा हूँ जब एमआई का स्ट्रोक आता है तब का बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए एमआई की कंडीशन में अगर एथिप्लेज देना था कब दो, कितना दोगे, 50 mg आईवी बोलस स्टार्ट कर दो आप सबसे पहले तो। उसके बाद में 0.75 mg पर केजी आवर 30 मिनट। उसके बाद में 0.5 mg पर केजी नेक्स्ट आवर 60 मिनट। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न रहता है ड्रग को देने का। इसके बाद में क्या आता है, ये तो कौन सा था, टीपीए। इसके बाद में आता है रेटिप्लेज, जिसको आप क्या नाम से जानते हो, आरपीए। ठीक है, टीपीए भी होता है, आरपीए भी होता है। आरपीए का मतलब क्या हो गया, रेटिप्लेज। तो ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, इन दोनों के बारे में भी पूछा गया, फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेटिप्लेज की डोज कैसे दोगे, 10 यूनिट प्लस 10 यूनिट, वो भी क्या, आईवी बोलस का, कितने टाइम में, विद इन 30 मिनट्स में। इसके बाद में देखो एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेनेक्टिप्लेज। इसको आप किस नाम से देखते हो, टीएनके टीपीए। अब ये भी क्या रहती है, इसकी सिंगल डोज रहती है बोलस में। अब ये डोज है ये वेरी कर सकती है, 30 mg फॉर लेस देन 60 kg का वो पर्सन है तो उसके अंदर 30 mg लगाओगे। तो ये अकॉर्डिंग टू वेट ये वेरी करती है। तो ये क्या होगी, अपनी फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी हो गई। अब इसका आपको पूछ लिया कि एंटीडोट बताइए, तो क्या होगा फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी का एंटीडोट। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा क्या, एप्सिलॉन अमाइनो कैपोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, एंटीडोट रहेगा किसके लिए, फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी के लिए। क्यों रहेगा एंटीडोट। नेक्स्ट अगर हमसे पूछ ले कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो देखिए ये क्या होते हैं, लाइसिन एनालॉग्स होते हैं, जो क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं किसके साथ में, प्लाज्मिनोजन एंड प्लाज्मिन के साथ में। बाइंड करके इनको क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट। इस प्रकार से ये इसके एंटीडोट का काम करते हैं। ठीक है, और देखिए अपन इसके साथ में एक और ड्रग दे सकते हैं फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी की, अगर स्टॉप करना है एज ए एंटीडोट। अगर ऑप्शन में आपको अमाइनो कार्पोरिक एसिड नहीं देखने को, सॉरी हाँ, एप्सिलॉन अमाइनो कार्पोरिक एसिड नहीं देखने को मिले तो आप दूसरा क्या दे सकते हो, ट्राइनेक्सेमिक एसिड। ये भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को। तो दोनों ही यहाँ पे एमसीक्यू बन रहे हैं, अच्छे एमसीक्यू हैं, ये भी ध्यान में रखना। और इन ड्रग का भी थोड़ा बहुत आप ध्यान में रख सकते हो। एग्जाम में पूछते तो नहीं है, बट अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन यहाँ पे बोनस जाएगा, किसकी क्या डोज रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, इथाम्बुटोल कोज। इथाम्बुटोल क्या कोज करता है, रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस, डीफनेस, रेड यूरिन या फिर पेरिफेरल न्यूराइटिस। इथाम्बुटोल क्या कोज करेगा, सबसे पहला एमसीक्यू, इथाम्बुटोल क्या है, ये एक एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी होती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर अपन इसको काम में लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो डॉट्स ट्रीटमेंट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन एडीटी है ये। इसके साथ साथ में और कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, आइसोनियाजिड, ये सारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। तो इथाम्बुटोल क्या कोज करती है, तो इथाम्बुटोल जो है वो क्या करती है, देखिए क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर ए, रेट्रोबल्बार न्यूराइटिस कोज करेगी। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है ई से इथाम्बुटोल, ई से आई। मैंने आपको जब प्रीवियस क्लासेस ली थी मैंने, उसमें मैंने आपको आराम से इन सभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट बताए थे, किस प्रकार से याद करने हैं ये भी मैंने आपको समझाए थे।
तो इथाम्बुटोल क्या करती है, आई पे इफेक्ट डालती है, तो क्या करती है, कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। ये दोनों ही एमसीक्यू बने हुए हैं। एक तो ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करती है, दूसरा क्या करती है, रेड एंड ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस कोज करती है, जिसकी वजह से इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड्स। बच्चों के अंदर ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, अपन ज्यादा यूज में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि बच्चों को अगर कलर का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना नहीं पता लगेगा तो वो फिर उनको आगे ट्रैफिक से रिलेटेड इंजरी हो सकती है और भी बहुत सारी इंजरीज वगैरह देखने को मिल सकती है। तो अगर इसी टाइम में इनको ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो उनका आगे थोड़ा मुश्किल रहेगा कंडीशंस फेस करना। तो मतलब और भी रीजंस हो सकते हैं, मगर अपन कलर ब्लाइंडनेस का सिंपल से अगर समझे तो हमें क्या, ट्रैफिक्स के बारे में लाइटिंग का पता नहीं लगेगा जिस बच्चे को ये जो कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, तो उसके लिए काफी डेंजरस कंडीशन वो वहाँ पे साबित हो सकती है। ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन कलर के लिए स्पेशली तो ये भी ध्यान रखना, कलर कौन सा, रेड एंड ग्रीन कलर। अदर साइड इफेक्ट की बात करूं मैं इसके, अदर साइड इफेक्ट में क्या करता है, हाइपर यूरेसीमिया भी कोज करता है, मगर एमसीक्यू बनता है मेजर हाइपर यूरेसीमिया caused by विच एटीटी, कौन सी एंटीट्यूबरकुलर ड्रग से सबसे ज्यादा हाइपर यूरेसीमिया देखने को मिलता है आपको, तो वो कौन सी है, पायराजिनामाइड। तो ये एमसीक्यू बनेगा, ध्यान में रखना। मगर ये भी हाइपर यूरेसीमिया कोज करता है, इसकी वजह से क्या, कौन सी डिजीज देखने को मिल सकती है आपको, गाउटी आर्थराइटिस। उसका क्लासिकल साइन क्या है, टॉफी। तो ये कुछ अमाउंट के अंदर रीनल फेलियर भी कोज कर सकती है, क्योंकि रीनल से एक्सक्रीशंस का देखने को मिलता है, तो रीनल फेलियर भी कोज कर सकती है। तो रीनल फेलियर अगर किसी को हो तो उसको अपन ये नहीं कि अपन उसको इथाम्बुटोल नहीं देंगे, इथाम्बुटोल देंगे रीनल फेलियर वाले पेशेंट को, मगर कौन सी डोज के अंदर, लो डोज के अंदर उसको इथाम्बुटोल देंगे, ताकि वो और ज्यादा उसको डिस्टर्ब ना करे, इंजरी ना करे। रेड यूरिन, रेड बॉडी सिक्रेशंस कौन करता है, रिफाम्पिसिन। पेरिफेरल न्यूराइटिस कौन कोज करता है, आइसोनियाजिड कोज करता है। डीफनेस कौन कोज करेगा, स्टेप्टोमाइसिन। और स्टेप्टोमाइसिन है जो क्या रहती है, और रीनल टॉक्सिसिटी भी कोज करती है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक। जेंटामाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये सारी जो माइसिन ग्रुप की रहती है, अमिकासिन, तो ये भी क्या करती है, रीनल टॉक्सिसिटी करती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, तो इनको अवॉइड करना होता है जिनमें प्रॉब्लम रहती है। बाकी पेरिफेरल न्यूराइटिस कौन कोज करता है, आइसोनियाजिड। रेड यूरिन कौन कोज करता है, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन से और भी बहुत प्रकार के साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, रिफाम्पिसिन खुद एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट विथ ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया हैज मॉडरेट टू सीवियर बर्निंग एंड शूटिंग पेन। एक पेशेंट है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का, वहाँ पे उसको पेन हो रहा है, काफी सीवियर पेन हो रहा है, बर्निंग पेन है और शूटिंग पेन है। इन हेल्प द पेशेंट टू मैनेज द पेन, आप क्या कर रहे हो, पेशेंट की हेल्प कर रहे हो कि पेन को मैनेज करना है। द नर्स रिकॉग्नाइज व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ, अब नर्स को पता होना चाहिए कि इस पेन को किस प्रकार से आप जो मैनेज कर पाओगे, इस पेन का टाइप पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाओगे। ट्रीटमेंट इंक्लूड द यूज ऑफ एडजॉइंट एनाल्जेसिक्स, की आपको ट्रीटमेंट के साथ में कुछ एडजॉइंट एनाल्जेसिक्स भी काम में लेनी पड़ेगी। विल बी क्रोनिक इन नेचर एंड रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, क्या क्रोनिक रहता है, लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट की जरूरत है। रेस्पॉन्ड टू स्मॉल टू मॉडरेट अराउंड राउंड द क्लॉक डोज रहनी चाहिए यहाँ पे ओपिएट्स की, या फिर कैन बी वेल कंट्रोल्ड बाय सिलिसाइलेट एंड एनएसएआईडी। सिलिसाइलेट या फिर एनएसएआईडी से काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। या फिर ट्रीटमेंट इंक्लूड द यूज ऑफ एडजॉइंट एनाल्जेसिक, कि भाई ट्रीटमेंट में आपको एडजॉइंट एनाल्जेसिस की यूज में लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर।
तो देखिए ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता क्या है। तो सबसे पहला एमसीक्यू बनता है इससे कि इसको ऑल्सो नोन एज, और किसी दूसरे नाम से जानते हैं, टिक टिक ड्यूलोरेक्स। ठीक है, इसको टिक ड्यूलोरेक्स के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके अंदर होता क्या है, काफी इंटेंस स्टेबिंग और पेन फील होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ पे क्या होगा, किसी प्रकार से ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर क्या होती है, कोई डिफॉर्मिटी या फिर कोई कंडीशन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, काफी इंटेंस स्टेबिंग जैसा, मतलब कुछ आपको किसी ने शूट किया हो, तो मतलब इस प्रकार का यहाँ पे पेन देखने को मिलता है पेशेंट को। कहाँ पे देखने को मिलता है, फेशियल रीजन पे। ठीक है, फेशियल पार्ट के उसके अंदर उसको पेन देखने को मिलता है। और ये पेन क्या होता है, ट्रिगर होता है, एग्रीवेट होता है, एग्रीवेटेड बाय टच, चेविंग या फिर ब्रशिंग। इसके साथ में क्या होती है कि वो ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ पे यहाँ पे उसको स्टिमुलेशन मिलता है इन सब चीज़ों की वजह से, तो उसके अंदर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, तो वापस से वो क्या करेगा, पेन करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, टिक ड्यूलोरेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है कि ट्राइजेमिनल नर्व नंबर कौन सा होता है, तो फिफ्थ नंबर क्रेनियल नर्व को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यू इसी से बनेगा कि ट्राइजेमिनल नर्व की कुछ ब्रांचेस देखने को मिलती है हमें, तो कौन सी ब्रांचेस की वजह से आपको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया देखने को मिलता है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आपको देखने को मिलेगा, इसकी ब्रांच, एक ब्रांच तो होती है V2 और एक ब्रांच होती है V3। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया देखने को मिलता है। इन दोनों ब्रांचेस के सब डिवीजन होते हैं जो हमारे ईयर के पास से अपने फेशियल रीजन के अंदर आपके आते हुए दिखाई देते हैं। ईयर के बाद में जो गाल वगैरह रहते हैं, चिक्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा शूटिंग पेन आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो आप किस प्रकार से इसको ट्रीट करोगे, तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है, ट्रीटमेंट में आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखो बात एनाल्जेसिस की बात करते हैं, तो एक कौन सा ट्रीटमेंट हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप क्या दोगे इसको, कार्बा माजेपाइन। ठीक है, कार्बा माजेपाइन अपन यहाँ पे देते हैं। नेक्स्ट लेवेट्रासिटाम भी आप इसको प्रोवाइड करवा सकते हो इसके साथ में। और क्या देखो, सर्जिकल भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। क्या ट्रीटमेंट होता है, क्रायोथेरेपी। और इसके बाद में क्या दे सकते हो, न्यूरेक्टोमी भी आप यहाँ पे पेशेंट को कर सकते हो, जिससे कि पेन उसका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बामाजेपाइन ध्यान में रखना, कार्बामाजेपाइन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, जो यहाँ पे एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, और ये एंटी कन्वर्जेंट के अंदर भी अपना काम करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए पेशेंट डेवलप साइनस ब्रेडिकार्डिया। एक पेशेंट को क्या डेवलप हो रहा है, साइनस ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो रहा है। हार्ट रेट इज डेंजरसली लो, हार्ट रेट उसकी क्या है, लो है। एंड एन इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग नीडेड टू बी गिवन राइट अवे। हार्ट रेट लो है उसकी काफ़ी, और इफेक्टिव एंड सेफ ड्रग उसके नीड है इस कंडीशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी बेस्ट चॉइस। अब इस कंडीशन में उसको कौन सी ड्रग बेस्ट रहेगी, देखो साइनस ब्रेडिकार्डिया ड्रग हो रही है, तो यहीं पे आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है, आगे आपको नहीं जाना। साइनस ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, अगर आपको पता है तो आप आराम से आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो। देखो क्या पूछा गया है, ए पेशेंट डेवलप साइनस ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट इज डेंजरसली लो। ये तो बताया गया कि भाई ब्रेडिकार्डिया है तो फिर हार्ट रेट भी लो हो रही है, और यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव और सेफ ड्रग कौन सी देनी है, क्या रहेगा आंसर। तो देखो जो अमाइड्रोन है, जो अमाइडोरोन है, ये किस में काम में आता है, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर
कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है? अमायोडोरन। अब देखो ये नेक्स्ट कौन सा है? लिडोकाइन। लिडोकाइन इज इफेक्टिव इफेक्टिव फॉर, किसके लिए इफेक्टिव है ये? वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए। ठीक है, जब कभी आपको वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के अंदर आपको पूछे तो क्या देना चाहिए आपको? लिडोकाइन। लिडोकाइन भी कौन सा? वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसकी भी एक कंडीशन है, एसोसिएटेड होना चाहिए किसके साथ में? ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के। तो मतलब आपको पता होना चाहिए। ऐसे अपन ट्रीटमेंट के अंदर और भी बहुत सी कैटेगरीज की ड्रग होती है, उनको भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम केवल एकमात्र लिडोकाइन ही यूज करते हैं यहाँ पे। मगर लिडोकाइन के बारे में पूछा गया है तो इसका क्या वर्क होता है? इसका वर्क होता है यहाँ पे कि इफेक्टिव रहता है किसके लिए? वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए। बट किसके साथ में एरिथमिया आ रहा है? तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के साथ में एरिथमिया आ रहा है। तो और ये भी क्या है? इफेक्टिव नहीं होती है आपके ब्रेडिकार्डिया में, और अमाइड्रोन भी इफेक्टिव नहीं है ब्रेडिकार्डिया में। लास्ट वन देखिए क्या होता है? एंडोर्फियम। ओके, एंडोमो एड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम तो अपन क्या करते हैं? ड्रग होती है जिसको अपन टेस्ट करते हैं किसके लिए? मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब किस प्रकार से टेस्ट होता है मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर? तो मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जब हम एंड्रोफोनियम ड्रग देते हैं तो इससे क्या होता है? अगर इम्प्रूव हो रहा है क्या? मसल की स्ट्रेंथ। अगर ड्रग देने से इम्प्रूव हो रहा है मसल की स्ट्रेंथ तो वहां पे क्या है? पॉसिबली मायस्थेनिया ग्रेविस है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉट इम्प्रूव्ड। अगर यहाँ पे ड्रग देने से यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हुई है तो वहां पे जो है वो अदर रीजंस की वजह से जो है वो मसल वीकनेस आई है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से नहीं आई है। तो अपन इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोफोनियम टेस्ट। तो ये ड्रग अपन किस में देते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट को देते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो माइस्थेनिया ग्रेविस उसको है कि नहीं है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होती है? मसल स्ट्रेंथ कैसी रहती है? लो हो जाती है पेशेंट की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे इंप्रूव हो रही, नॉट इंप्रूव हो रही, तो मतलब क्या है कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ड्रग भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है इस एमसीक्यू में? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया। ओके, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is brought to the emergency department in an unresponsive state and is diagnosis of hyperosmolar hyperglycemic syndrome। मतलब क्या हो गया उसको? एच एच एन एस हो गया उसको। हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम वहां पे देखने को मिल गया। The nurse would immediately prepare to initiate which anticipated healthcare providers prescription। अब देखो वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख दिए 5-6। अब नर्स को सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे? ये एमसीक्यू आपसे पूछा गया है कि जब आपके पास में अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है, किसका? हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम वहाँ पे देखने को मिला है। तो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने इंस्ट्रक्शन लिख दिया, तो अब कौन सा प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले वो बनाएगी? इंट्रावेनियस फ्लूइड फॉर नॉर्मल सेलाइन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर 100 यूनिट ऑफ एनपीएच इंसुलिन? क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए जब कभी भी हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है तो आपका जो प्राइमरी गोल रहता है वो यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है। प्राइमरी गोल हमारा क्या रहेगा? रीहाइड्रेट द पेशेंट। प्राइमरी गोल क्या रहता है? पेशेंट को वापस से रिहाइड्रेट करना, और जो इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी देखने को मिली है उसको वापस से नॉर्मल करना। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो रीस्टोर फ्लूइड वॉल्यूम एंड करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रकार का एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करोगे?
इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन कर दोगे सबसे पहले नॉर्मल सलाइन का, तो उससे क्या होगा, एक तो पेशेंट को रिहाइड्रेशन हो जाएगा, साथ में उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपनी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया गया आपको, एनपीएच इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन नहीं रह के अगर आप ऑप्शन में होता है क्या, रेगुलर इंसुलिन, तो वो यहाँ पे क्या थोड़ा थोड़ा करेक्ट रहता, बट प्रायोरिटी तो यही रहती, ये प्रायोरिटी नहीं रहती। रेगुलर इंसुलिन भी यहाँ पे होता तो वो प्रायोरिटी में नहीं रहता, उससे भी प्रायोरिटी क्या रहती, पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। बट एनपीएस इंसुलिन देते, कौन सा इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन। तो ये भी एमसीक्यू बना हुआ है, ध्यान में रखना। इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अभी इसको क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, क्योंकि क्या हो जाएगा इससे, एसिडोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आता है ये। ठीक है, यहाँ पे अपन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो हो नहीं रहा है जो हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे अपन अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये साथ में क्या कर देगा, पोटेशियम का भी लेवल जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, और पहले से यहाँ पे लेवल अल्टर रहता है। हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, तो हम यहाँ पे अभी बाइकार्बोनेट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। किसको प्रायोरिटी देंगे, इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सेलाइन को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे हम। नेक्स्ट एमसीक्यू, treatment of choice for extended spectrum beta lactamase producing enterococci। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बेटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग एंटेरोकोकई के लिए हम क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, अमोक्सिसिलिन क्लेविनिक एसिड, पिपरासिलिन टोजोबेक्टम, सिफेपाइम, या फिर एम्पिसिलिन साल्बेक्टम। क्या रहेगा अपना आंसर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्या, बेटा लैक्टेमेज यहाँ पे आपको जरा देखने को मिलता है, तो इसके लिए, और वो भी किसकी वजह से, एंटेरोकोकई की वजह से। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रखेंगे अपन, देखो इसकी वजह से यहाँ पे क्या कोज हो सकता है, एंडो कार्डाइटिस। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना, तो आप क्या ड्रग दोगे यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा आपका, एम्पिसिलिन एंड सल्बेक्टम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस दोगे, एम्पिसिलिन सल्बेक्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू, एडवर्स रिएक्शन ऑफ प्रेडनिसोलोन थेरेपी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि आप एक पेशेंट को प्रेडनिसोलोन थेरेपी दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, एडवर्स रिएक्शन आ रहे हैं प्रेडनिसोलोन थेरेपी के, तो अब इसका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अब कौन सी कंडीशन एडवर्स रिएक्शन में आपको दिखाई दे रही है, एक्ने एंड ब्लीडिंग गम्स, सोडियम रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग एंड इंक्रीज टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज वुंड हीलिंग। प्रेडनिसोलोन क्या होता है, एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। अब इस स्टेरॉइड का एडवर्स इफेक्ट आता है, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको ऑप्शंस में से, क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, तो देखिए स्टेरॉइड हम देते हैं, तो स्टेरॉइड की वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो क्लाइंट को क्या चांसेस हो सकते हैं, डायबिटिक। डायबिटिक अगर किसी को होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वुंड हीलिंग में डिले देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज वुंड हीलिंग। ठीक है, तो इसलिए स्टेरॉइड जो है वो ये भी कोज करता है। ठीक है, और जो पेशेंट इम्यूनो, जिसको ग्राफ्ट वगैरह लगता है, तो उनमें अपन स्टेरॉइडल थेरेपी देते हैं, क्योंकि क्या क्या कोज करता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स भी होती है। स्टेरॉइड के अंदर ये ब्लीडिंग टेंडेंसीज आपको नहीं देखने को मिलती है, सोडियम रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन
और मूड स्विंग्स, इंक्रीज टेम्परेचर्स, ये भी यहाँ पे से क्या है, डिस्ट्रैक्टर्स है। बस सिंपल सा एडवर्स रिएक्शन के बारे में पूछा है आपसे, तो क्या होगा, स्टेरॉइड की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी। अगर वुंड वगैरह हो गया, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे ग्लूकोज की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगी और उसकी हीलिंग में क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, ट्रामाडोल क्या है? एंटी फ्लैटुलेंट, एंटी रिफ्लेक्स ड्रग, बीटा ब्लोकर या फिर ओपिएट्स एनाल्जेसिक्स। टर्माडोल के बारे में पूछा गया आपसे कि टर्माडोल एक प्रकार की क्या है, किस कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है। सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। देखिए टर्माडोल क्या होता है, ये होता है ओपिएट एनाल्जेसिक्स, एक प्रकार का ओपिएट कैटेगरी का ड्रग है जो किसमें काम में आता है, एनाल्जेसिक्स में काम में आता है। क्या करता है, पेन रिलीव करता है। और एक किस प्रकार के पेन के लिए काम आता है, तो जो पेन मॉडरेट रहता है, फिर मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के पेन रहते हैं, उनमें अपन क्या पेशेंट को टर्माडोल देते हैं। और टर्माडोल को जो है वो कभी भी आईवी हम जो है वो नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट आईवी नहीं लगाते हैं। आईवी लगाना है अगर आपको टर्माडोल, तो आप क्या करोगे, एनएस लोगे 100 ml, उसके साथ में मिक्स करोगे क्या, टर्माडोल को। ठीक है, नॉर्मली टर्माडोल अगर आप लगाओगे तो कैसे लगेगा, इंट्रामस्कुलरली लगता है। बट अगर आपको आईवी देना है तो एनएस के साथ में देना है उसको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप ट्रामाडोल दोगे तो उसको वोमिटिंग होगी, रेस्पिरेशन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और आप जो है एनएस के साथ में डाइक्लोफिनेक को भी दे सकते हो। ठीक है, बट इसका जो है वो डाइल्यूशन एनएस के साथ में मिक्स होना चाहिए। सिंगल डाइक्लोफिनेक को आईवी, अपन इन दोनों को सिंगल अपन आईवी फॉर्म में नहीं यूज में लेते हैं। ओके, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उन्हें पता है ये बात अच्छे से, बट जो अभी तक हॉस्पिटल्स में काम नहीं करते हैं और उनको सपोज किसी पेशेंट को ट्रामाडोल देना है, बट आईएम दे सकते हो, मगर अगर आपको आईवी देना है तो डायरेक्ट आईवी आप कभी मत देना। ओके, 100 ml एनएस में डिजोल्व करके आप दे सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द मोस्ट डेंजरस मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थेसिया दैट कैन अकर ड्यूरिंग सर्जरी इज। ठीक है, मोस्ट डेंजरस मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट क्या है, जीए का। जनरल एनेस्थेसिया देते हैं हम पेशेंट को, लाइक किसी की अपर बॉडी के अंदर सर्जरी होनी है तो उसको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जीए देते हैं। ठीक है, जनरल में क्या कि पूरी बॉडी एनेस्थेटाइज हो जाएगी, पेशेंट को पता नहीं लगेगा। और कुछ एक टाइप होता है लोकल, उसके अंदर स्पेशलाइज जगह पे अपन लगाते हैं, जहाँ वही हमें छोटा सा इंसिजन लगाना होता है तो उसके लिए करते हैं। या फिर लोकल किसी को सूचर लगाना हो, लाइक थोड़ा बहुत छोटा सा इंसिजन लगाना हो। इसके अलावा एक और होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया। उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, स्पाइन के अंदर हम एनेस्थेसिया लगाते हैं, जो मेनली किस में काम में आता है, लोअर एक्सट्रीमिटी को एनेस्थेटाइज करने में। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर जीए दे रहे हैं तो जीए वाले पेशेंट में किस प्रकार का मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग सर्जरी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपोथर्मिया। जनरल एनेस्थेसिया में पेशेंट को क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया या फिर हाइपोथर्मिया। तो देखिए हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्योंकि जब जनरल एनेस्थेसिया हम देते हैं पेशेंट को तो वहाँ पे किस प्रकार का हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, जो एक प्रकार का मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होता है किसका, जनरल एनेस्थेसिया का। अब जब हाइपरथर्मिया होता है तो यहाँ पे और आपके पास में क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपरथर्मिया होता है क्यों, सबसे पहले तो ड्यू टू सीवियर, या फिर अपन कह सकते हैं रिएक्शन, ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर एनेस्थेसिया। जो एनेस्थेसिया हम ड्रग यूज कर रहे हैं उनकी रिएक्शंस की वजह से अपनी बॉडी में क्या होता है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ये एक मोस्ट डेंजरस मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होता है, फिर आप कह सकते हो कि जनरल एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन होता है।
इसलिए जब कभी भी आप देखोगे कि जिन पेशेंट को जीए देते हैं उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, उनके सीवरिंग होने लग जाती है, माइंडली मसल स्पाज्म होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं, एक तो बॉडी का टेम्परेचर वो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इसके साथ में रिजिड मसल, या फिर आप कह सकते हो क्या स्पाज्म देखने को मिलेगा। और देखो जब फीवर के अंदर क्या हो जाती है, रैपिड हो जाता है, क्या हार्ट रेट रैपिड होती है फीवर वाले केसेस के अंदर, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के साइन सिम्टम है वो मोस्ट कॉमन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किसके साथ में जीए जीए अपन देते हैं तब पेशेंट में क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following group of client are most at risk for GI bleeding from the use of NSAID। ठीक है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसा कौन सा क्लाइंट का ग्रुप है जो जीआई ब्लीडिंग वहां पे ज़्यादा होने की रिस्क है, जब अगर वो NSAID वाली ड्रग को यूज करेगा तो वहां पे उनको जीआई ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसा कौन सा क्लाइंट का ग्रुप होता है, क्लाइंट विद डिस्मेनोरिया, क्लाइंट विद हेडेक, क्लाइंट विद आर्थराइटिस, या फिर क्लाइंट विद रीनल फेलियर। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर, तो देखिए यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा क्लाइंट विद आर्थराइटिस। ठीक है, क्लाइंट विद आर्थराइटिस वाली, देखो आर्थराइटिस अगर हो रहा है किसी को तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो ओल्ड एज के अंदर यहाँ पे देखा गया है। दूसरा, आर्थराइटिस वाले पेशेंट को क्या होता है, पेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आर्थराइटिस में अगर पेन मैनेजमेंट करना है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, NSAID। ठीक है, तो उसको ज़्यादा NSAID लेनी पड़ेगी बजाय बाकी सबके, तो इसलिए उनको उन्हीं को क्या रहेगी, ज़्यादा रिस्क रहेगी यहाँ पे जीआई ब्लीडिंग ज़्यादा होने की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आर्थराइटिस वाला अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिसमेनोरिया, हेडेक, रीनल फेलियर के अंदर तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन ये ड्रग्स वगैरह होती है सारी कहाँ से निकलती है, रीनल सिस्टम से बाहर निकलती है, एक्सक्रीशन होता है इसका, तो इसलिए यहाँ पे तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं, तो यहाँ पे तो चांसेस नहीं कि जीआई ब्लीडिंग करेगी। डिसमेनोरिया एक थोड़ा लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहता है, हेडेक भी लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहता है। बट आर्थराइटिस वाली कंडीशन है अगर वो ओल्ड एज के अंदर जाके हो रही है या फिर यंग एज के अंदर भी हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन को मैनेजमेंट करने के लिए मोस्ट कॉमन अपन मेडिकेशन किसका यूज करते हैं, NSAID का यूज करते हैं, आइबुप्रोफेन वगैरह काम में लेते हैं, पैरासीटामोल काम में लेते हैं। तो ये कॉज कर सकती है किसको, जीआई ब्लीडिंग को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जो NSAID ड्रग होती है इससे और क्या एमसीक्यू बनेगा आपके, एमसीक्यू बनेगा नेक्स्ट, इट इनहिबिट द एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या होता है, साइक्लो साइक्लोऑक्सीजनेज। अब देखिए ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू पूछा हुआ भी है, बना हुआ भी है, ESIC के अंदर एमसीक्यू आया था। ठीक है, अब इस एंजाइम को क्या रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी में, तो देखो अपनी बॉडी में क्या रहता है, थ्रम्बोक्सिन, और क्या रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। बट यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि इन दोनों में कन्वर्ट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है अपने को, आर्किडोनिक एसिड की। आर्किडोनिक एसिड से क्या बनता है, थ्रम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आर्किडोनिक एसिड से थ्रम्बोक्सिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन को रिक्वायरमेंट क्या होती है यहाँ पे, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। अब जो अपना ये NSAID है किसको इनहिबिट कर देती है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो आर्किडोनिक एसिड से ना तो थ्रम्बोक्सिन बनेगा ना प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, वेजोडाइलेशन। दूसरा ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस से एक्ट करके क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन ही जब नहीं बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये एंटीपायरेटिक का वर्क करती है। आप सभी को पता ही होगा, पैरासीटामोल आप लेते हो तो ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स दोनों का काम करती है। और देखिए जो थ्रेम्बोक्सिन होता है ये क्या काम करता है, ये करता है प्लेटिलेट एडहेशन के अंदर काम करता है।
ठीक है, तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, क्लाइंट विद आर्थराइटिस के अंदर यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे चांसेस होते हैं कि उनको जो है वो जीआई ब्लीडिंग की रिस्क होगी। के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।